नमस्कार। तो सिक्स क्लास एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये जो आप लोगों को बनाने हैं। और ये है अध्याय 8वां जिसकी बात करेंगे हम। और अध्याय 8वां है आपका खुशहाल गांव समृद्ध शहर। इसमें पहला पॉइंट है लोहे के औजार और खेती। तो नंबर पहला पॉइंट है आपका, इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुआ। ठीक, पॉइंट नोट कर लीजिए, कब हुआ? 3000 साल पहले शुरू हुआ। अच्छा, दूसरा पॉइंट है महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जो हमने महापाषाण काल पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि जो कब्रें थी, जो जब दफनाया जाता था बॉडी को, तो बॉडी के साथ क्या होते थे, कई सारे वस्तुएं सामान उसमें मिला था। तो वो हमने पीछे पढ़ा था। बाकी महापाषाण कब्रों के बारे में आगे बड़ी एनसीईआरटीज़ में ज़्यादा गहराई में पढ़ेंगे, समझ गए? तो चलिए, तो तीसरा है करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों से बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है? करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों का मतलब कैसे 2500 वर्ष पहले कि लोहे का जब उपयोग बढ़ा तो उनका प्रमाण भी हमें मिलता है। ठीक है। अच्छा, इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है, क्या थे? दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में, मतलब अधिकांश गांवों में, समझ गए? तो फैक्ट पे ध्यान दीजिए, अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। 5वां पॉइंट है तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलला। क्या कहा जाता था बड़े भूस्वामियों को? बेलला। याद रखना इस चीज़ को, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। साधारण हलवाहों को उणवार, ये हो हटा देना, ये हो गलती से टाइप हो गया होगा। हलवाहों, एक हो गलती से हो गया टाइप। ठीक है, तो हो वाला हटा देना आप। बाकी एनसीईआरटीज़ में देख के मिला लेना आप लोग। ठीक है, तो साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूर को दास, ठीक है, कैड सियार और अदमई कहलाते थे। ठीक है, ये चीज़ें, ये पॉइंट याद रखना, ये क्या, किसको क्या कहलाया जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, 6वां पॉइंट है आपका, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्राम भोजक। तो याद रखना कि गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। अच्छा, 7वां पॉइंट पे आ जाओ कि अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि एक ही परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते थे। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, समझ गए? जिसके पास सबसे ज़्यादा भूमि होती थी या पैसा होता था, तो उस तरीके से इसमें ग्राम भोजक का पद उसको मिलता था। ठीक है, याद रखना। अच्छा, साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। याद रखना, ठीक है, इनके जो दास होते थे और मजदूर लोग जो होते थे वो क्या करते थे? इनकी ज़मीन पर कार्य करते थे। तो याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, अब आ जाए 10वें पॉइंट पे। तो देखो, इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। क्या कर देते थे कि जो कर वसूल का होता था, जो राज्य में जो कर वसूल किया जाता था वो इनके द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि इन्हीं को राजा ने वह कार्य सौंप दिया था। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। और यह न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो ग्राम भोजक क्या करते थे? कभी कभी न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का कार्य भी यही करते थे। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। समझ रहे हो? जो स्वतंत्र कृषक होते थे उन्हें क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। तो प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, छोटे छोटे हैं, प्रीलिम्स के हैं, मेंस के हैं, आप ऑप्शनल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब आते हैं प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तो जो ये वाली हेडिंग है प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तो देखो, पहला पॉइंट है तमिल का प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। याद रखना इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तमिल का प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? रचनाओं को, जो पुरानी रचनाएं तमिल की थी उसको संगम साहित्य कहते हैं। याद रखना। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है, देखो 2300 साल पहले इनकी रचना की गई। ठीक है, याद रखना। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै जो जगह है, मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। ठीक है, याद रखना।
मदुरै के कवियों सम्मेलनों में इनका क्या किया जाता था, जब सम्मेलन होते थे तो इनका संकलन किया जाता था, इसलिए इन्हें संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब आ जाओ, नगर क्या कहती हैं कहानियाँ। नगर है क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व। ठीक है, तो इस चीज़ में पढ़ लेते हैं, 2 पॉइंट हैं, याद रखना इन चीज़ों को। तो नंबर 1 है, जातक वह कहानी है जो आम लोगों में प्रचलित थी, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। ठीक है, क्या किया, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। दूसरा है, जातक का संबंध बौद्ध धर्म से है और इसमें महात्मा बुद्ध पूर्व जन्म की कथाएं संग्रहित हैं। समझ गए, जातक संबंध क्या है, बौद्ध धर्म से है, और इसमें क्या है, महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो क्या है, इसमें संग्रहित हैं। ठीक है, तो संग्रहित देख लेना सही है या गलत है, आप लिख लेना अपने हिसाब से। अच्छा, अब आ जाओ, इसमें थोड़ा बहुत बेरी गाजा के बारे में है, बेरी गाजा, तो इसके लिए पढ़ लेते हैं। ये क्या है, भारूच का यूनानी नाम है बेरी गाजा, याद रखना। तो पहला पॉइंट है आप लोगों का, तो बेरी गाजा एक बंदरगाह था। क्या था, पहला पॉइंट है बेरी गाजा एक बंदरगाह था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। याद रखना कि क्या होता था, आयात होता था। ठीक है, बेरी गाजा में कहाँ होता था, बेरी गाजा क्या है, एक बंदरगाह है, और यहाँ इन चीज़ों का आयात होता था। तो इनके जो धातुएं लिखी हुई हैं, जो सामान लिखा हुआ है, उसको याद रखना कि इन चीज़ों का यहाँ पे आयात होता था। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट है, बेरी गाजा से हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी के दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। निर्यात और आयात याद रखना, क्या क्या चीज़ें आयात की जाती थी बेरी गाजा में और कौन कौन सी चीज़ें निर्यात की जाती थी। तो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बहुत सिक्के के बारे में पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर में जो सिक्कों के बारे में दिया हुआ है। तो सिक्के देखो, सिक्के में क्या है, तो सिक्के में देखिए, सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। क्या थे, आहत सिक्के, जो 500 साल पहले चले। ठीक है, याद रखना, 500 साल तक चले जो। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियां को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती थी वो आहत कर मतलब ठप्पा मार के जो बनाया जाता था उन्हें आहत कहे जाते थे। ठीक है, अभी नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ठीक है, कभी कभी देखो, वर्गाकार कभी कभी होते थे, गोल भी कभी कभी होते थे। ठीक है, लेकिन जो सामान्यता है, जो मैक्सिमम है वो है आयताकार। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को कि आहत सिक्के किस आकार के होते थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ से पढ़ो अब। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह के ठप्पे से बनाए जाते थे। देखो, जो चिन्ह होता था उसे ठप्पा मार के बनाया जाता, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहते थे। तो आहत हो जाते थे। ठीक है, उसमें एक आकृति बन जाती थी जब ठप्पा मारते हैं। जैसे आपने मोहर देखा होगा कि मोहर जहाँ पे मारते हैं वहाँ पे वही छप जाता है जो। तो इनमें क्या होता था कि ऐसी मोहर मारी जाती थी जिससे क्या होते थे, सिक्के आहत हो जाते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस चीज़ को समझिए। बाकी आप एनसीईआरटीज़ में थोड़ा गहराई में, वैसे जो बड़ी एनसीईआरटी होगी उसमें गहराई में होगा, अभी इसमें इतने पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट हैं, इनको आप रट लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। ठीक है, तो चलो 5वें पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो यह सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में यही सिक्के पाए जाते हैं। याद रखना कि आहत सिक्के क्या है, अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं, और ईसा की आरंभिक सदियों तक यह प्रचलन में रहे। तो ये भी याद रखना, ईसा की जो आरंभिक सदियाँ थी, शुरुआती, ठीक है, वहाँ तक ये क्या बहुत प्रचलन में रहे हैं। तो याद रखना इन चीज़ों को। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में। ठीक है, अच्छा, क्या है इसमें लिखा हुआ, देखो, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। समझ रहे हो कि मिट्टी के जो बर्तन, पतले सुंदर बर्तन मिले हैं, उन्हें क्या उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए कहा जाता है इनको। ठीक है, क्योंकि ये उत्तरी भाग में मिले हैं इसलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। अच्छा फैक्ट है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट है, कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै
इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। क्या थे? कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। याद रखना इन दोनों को, ये प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक। तीसरा पॉइंट है, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। अब जो संघ ये लोग बनाने लगे, जो शिल्पकार थे, जो कलाकार थे, मतलब जो कुछ वस्तुएं बनाते थे, शिल्पकार आप जानते होंगे, ठीक है, जो बर्तन या कपड़े जो भी बनाते थे, उन्होंने क्या कर लिया था कि अलग अलग अपने अपने में संघ बना लिए थे और उनको संघों को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहते थे उस टाइम पे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, अब यहाँ से पढ़ लेते हैं चौथा पॉइंट। तो शिल्पकारों की श्रेणियाँ का काम प्रशिक्षण देना था। क्या कर, देखो जब श्रेणियाँ, जब संघ था, जब संघ को श्रेणियाँ बना दिया जाता था, ठीक है, लिखा हुआ है अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। तो संघ क्या कर रहे थे? संघ क्या काम करते थे? संघ करते थे प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना। तो यह क्या था? संघों का काम था या श्रेणियों का काम था। याद रखना इस पॉइंट को। देखो, जबकि पांचवा पॉइंट है, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। तो इसको याद रखना कि जो व्यापारी थे उस टाइम पे, उनकी श्रेणियां व्यापार का खाली संचालन करती थी। याद रखना, ठीक है। अच्छा, छठवां पॉइंट है, श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा रखते थे। समझ गए? संघों में क्या करते थे लोग? बैंकों की तरह काम करते थे ये लोग। तो वहाँ ये लोग पैसा भी जमा रखते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। मतलब कहीं निवेश अगर करते हैं तो लाभ के लिए ये उसका फ़ायदा, जैसे बैंकों में हम पैसा जमा करते हैं, एफडी बनाते हैं, तो उस तरीके से ये कार्य करते थे। समझ गए? उससे हमें इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये लाभ के लिए करते थे। अच्छा, अब एक अरिकामेडु है, इसमें एक जगह है, एक बंदरगाह था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, अरिकामेडु क्या है? पुडुचेरी में एक बंदरगाह था। क्या था? पुडुचेरी में एक बंदरगाह था। याद रखना, अरिकामेडु, ये नाम बहुत डिफिकल्ट है और इन नामों को याद रखना ज़रूर, ठीक है। तो अरिकामेडु क्या है? पुडुचेरी में एक बंदरगाह था। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में के एम्पोरा, क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्पोरा जैसे पात्र मिले हैं। अभी इस पत्र को, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो एम्पोरा जैसे पात्र मिले हैं, ये पात्र होगा, ठीक है, तो इसको पात्र कर देना। तो एम्पोरा जैसे पात्र मिले हैं, इनमें शराब और तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। ठीक है, एम्पोरा क्या है? पात्र थे, जो कहाँ मिले हैं? भूमध्य सागरीय में। कहाँ? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्पोरा जैसे पात्र मिले हैं और उनमें क्या था? शराब, तेल और तरल पदार्थ जैसे रखे जा सकते थे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ क्या है? एरेटाइन जैसे मोर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मोर लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो रखा है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे, समझ रहे हो? मुहर है, मोर नहीं है, मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। मुहर लगे, जिसमें मुहर लगे, ठीक है। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन के नाम से भी जाना जाता है। इटली का एक शहर है नाम एरेटाइन, वहाँ के नाम पे इन बर्तनों को जाना जाता है। याद रखना इस पॉइंट को भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? यहाँ रोमन लैंप मिला है, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं। ठीक है, कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। क्या रहे होंगे? ठीक है, तो इनमें क्या होता था? ये कुंड जो थे, इनमें क्या करा जाता था? कपड़ों की रंगाई के लिए उपयोग में लाया जाता था इन कुंडों को। ठीक है, याद रखना। अच्छा, छठवां पॉइंट है, यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखना कि यहाँ पे शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, लास्ट में है इसमें अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, शायद लास्ट ही पॉइंट है ये, तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो लास्ट है अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। और इसमें क्या है? देखो, इसमें है आपका कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं? ब्राह्मी लिपि, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, शुरू में जब प्रारंभ में जब क्या होता था? तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था। ब्राह्मी लिपि क्या है? तमिल भाषा के लिए उपयोग की जाती थी, प्रयोग में किया जाता था इसका। ठीक है, शुरू में, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो याद रखना इन फैक्ट को। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट 8वें अध्याय के। 9वें अध्याय का भी मैं आप लोगों को जल्दी दे दूंगा। तो चलिए फिलहाल यार, देखो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगता है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये, और इनको पढ़िए,
आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और वीडियो देखो, यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि लाइक ज़रूर होना चाहिए, तो देखो वीडियो को लाइक करो यार, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ 9वें अध्याय में। धन्यवाद।